अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मिक्स क्वेश्चंस करे, उसकी बेस स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। अब आज वाली क्लास में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे। तो जो मेजर स्किल है वो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि सबसे पहला काम ये है कि सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि अननोन क्या है, क्वेश्चन में ढूंढते हैं, फिर उसका नाम रखते हैं। जैसे ही हमने अननोन का नाम डिफाइन कर दिया है ना, उसके बाद हमारा अपने आप फ्लो लैंग्वेज से बनना शुरू होता है। जो मर्जी क्वेश्चन हो, बिल्कुल ऐसे सोचा करो। तो चलो अब आज वाली क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे, पर खुद करोगे। बिल्कुल क्वेश्चन में सबसे पहले पूरी कोशिश करो कि हमसे प्रॉब्लम अपने आप कंप्लीट हो सके, सही फ्रेम हो। उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। तो चलो अभी आज वाली क्लास भी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन करो सॉल्व। अब देखो अभी हमने ये क्वेश्चन करा डील। हमें गिवन था कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर्स मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो इस क्वेश्चन में हमसे अल्टीमेटली पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें एक ट्राइंगल की 3 साइड्स निकालनी है, तो हमें यहाँ पे नाम रखने हैं। कंफर्टेबली हम नाम कितने रख पाएंगे? 2 मैक्सिमम। तो हमने शॉर्टेस्ट साइड का नाम अगर मान लो x रख लें। क्यों? क्योंकि उसका नाम बहुत बार क्वेश्चन में बोला गया है। और कौन सा नाम बोला गया है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का नाम अगर हम h रख लेते हैं तो h अब हमें गिवन है कि ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड से 6 ज़्यादा है। इसका मतलब वो 2x + 6 के बराबर हो गया हाइपोटेन्यूज। हमें गिवन है कि जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेन्यूज से 2 कम है, मतलब h में से 2 माइनस करो, वो आ गया 2x + 4। तो हमने एक्चुअली इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इन टर्म्स ऑफ x बना दी आसानी से। अब इसको सॉल्व कैसे करें? क्या हमें कोई और डेटा प्रोवाइडेड है? डायरेक्टली तो नहीं, पर क्योंकि क्वेश्चन गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें सिंपली समझ में आता है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन क्लियरली से दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 2x + 6 का स्क्वायर बराबर होगा पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। इतना सा काम था इस क्वेश्चन में जो मेजर वर्क था। जैसे ही हमने एक्चुअली यहाँ पे ये इक्वेशन फ्रेम कर ली, इसके बाद जो काम है वो हमें ऑलरेडी नोन है। अब सिंपली हमने इस इक्वेशन को एक्सपैंड करा और हमें सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जानते थे। हमने यहाँ से x का जवाब निकला, वो बना 10 और -2। अब जो x है वो तो साइड की लेंथ है, तो इसलिए जो -2 वैल्यू है वो हमें समझ में आता है कि हमें रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं इस सिचुएशन में। तो x कितना आ गया? 10। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 2 × 10 + 6 विच इज़ 26। थर्ड साइड कितनी आ गई? 26 - 2 दैट इज़ 24। तो देखो जो काम असाइंड है ना वो बहुत सिंपल है। हमने शुरू कैसे करा? सेम तरीके से। सबसे पहले हमने अपने वेरिएबल्स का नाम रखा, उसके बाद हमने उसके थ्रू इक्वेशन क्रिएट करवाई। हर बार यही होगा, जो मर्जी क्वेश्चन हो बिल्कुल ऐसे बोलोगे अपने आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हुए अपने आप कंप्लीट करो। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया? हमें दिया गया कि कोई चेस बोर्ड है जिसका हम लोग पैटर्न जानते हैं, उसमें 64 इक्वल स्क्वायर्स एंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज दिस मच। अ बॉर्डर अराउंड द बोर्ड इज दिस मच, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड। ये क्वेश्चन है। तो अब हमसे पूछा क्या गया? हमें समझ में आता है कि हमने क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करना होता है। पूछा क्या गया है? चेस बोर्ड की साइड की लेंथ। तो अगर क्या करें कि अपने मन में एक चेस बोर्ड सा बना लें। इसकी एक साइड अगर हम मान लें कि x है, तो अब देखो इसके दोनों तरफ बॉर्डर है। 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर यहाँ पे भी और 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर यहाँ पे भी। तो अगर ये दोनों बॉर्डर्स को हम छोड़ दें तो जो ये अंदर वाला हिस्सा बना, इसकी लेंथ आ गई x - 4। इस अंदर वाले पोर्शन की लेंथ आ गई x - 4। इसकी साइड की लेंथ भी x - 4। अब ये अपने आप में एक स्क्वायर बना। इस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया क्या बन जाता? सिंपली साइड का स्क्वायर, मतलब x - 4 का होल स्क्वायर। पर एक्चुअली यही जो अंदर वाला कंप्लीट स्क्वायर है, ये कैसे बना? उन 64 छोटे स्क्वायर्स को आपस में ऐड करके। देखो क्या हो रहा है, अब वो 64 छोटे स्क्वायर्स आपस में ऐड करके ये वाला पूरा स्क्वायर बना रहे हैं। तो अगर हम उन स्क्वायर्स का सबका एरिया अगर जोड़ दें, अगर हम उन सारे के सारे स्क्वायर्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें, तो वो मिला के कितने के बराबर बनना चाहिए? इस अंदर वाले स्क्वायर के एरिया के। तो हमने बस वही करा। हमने बोला कि ये जो अंदर वाला स्क्वायर है
दिस शुड बी इक्वल टू 64 इंटू 1 सच स्क्वायर। ये सब मिला के क्या बनाएंगे, ये अंदर वाला कंप्लीट स्क्वायर। तो ये हमने इस क्वेश्चन का मेजर टास्क खत्म करा। ये इस क्वेश्चन में मेन काम था करने वाला। हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर ली। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आगे का प्रोसेस हमें नोन है। सिंपली इसको एक्सपैंड करा। अब इसको मन करे तो फैक्टराइज करके सॉल्व करें, या फिर हम इसको सॉल्व कर दें डायरेक्टली फॉर्मूले से। दैट इज टोटली अप टू अस। अगर इसको फैक्टराइज करके करा वेल एंड गुड, नहीं तो इसको अगर हम लोग चाहते तो फॉर्मूले से भी ब्रेक कर सकते थे। हमें समझ में आता है सिंपली प्लस माइनस वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हमारी मर्जी है, अगर फॉर्मूले से भी करा इट इज़ परफेक्टली ओके। फैक्टराइज करके सिंपली हम लोग x की वैल्यू निकाल सके 24 और -16। अब -16 तो हो नहीं सकता, ये तो लेंथ है, इसलिए x कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो जो काम की बात है वो ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन में हमने पहला काम क्या करा, जो पूछा गया है उसका नाम डिफाइन करा, फिर वहाँ से इक्वेशन बनाई। ये अब मेन काम है, इक्वेशन तक पहुँच पाना मेन काम है। क्यों? क्योंकि उसके पहले उसके बाद का जो काम है वो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ तक पहुँच पाना इज़ एक्चुअली अ मेजर टास्क। इसको बिल्कुल ऐसे बनाया करो। अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। अब ये भी अपने आप अटेम्प्ट करो पूरा। अब देखो क्वेश्चंस में जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो है कि वेरिएबल डिफाइन करो, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन में ध्यान रखा करो कि जिस भी मौके पे लगे कि वो सिंप्लीफाई हो सकती है उसको करो, उससे हमारी कैलकुलेशंस आगे आसान हो जाती हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हमारा क्वेश्चन केवल इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो हर बात का ध्यान रखना, बड़ी आसान बातें हैं, बस उसको सही हैंडल करो। अब हमें इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछा क्या गया था, हमसे कहा गया था कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमने किसकी एज निकालनी थी, वरुण की और स्वाति की एज निकालनी है। तो हमने पहला काम ये करा कि उनके नाम रख लिए। लेट वरुण's प्रेजेंट एज बी x years एंड लेट स्वाति's प्रेजेंट एज बी y years। अब देखते हैं कि हमें क्या दिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन में एंटर कर पाए। हमें दिया हुआ 7 years ago। 7 years ago वरुण की एज हो गई x-7, स्वाति की एज हो गई y-7। वरुण's एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। तो वरुण की एज कितनी x-7, स्वाति की एज कितनी y-7 का स्क्वायर का 5 times। हमें ये बात पहले से गिवन है। अब इसके बाद क्या गिवन है कि 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ द वरुण's एज। अब वरुण की एज आज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी x+3। स्वाति की एज कितनी होगी y+3। तो हमें ये गिवन था कि y+3 इज 2/5 टाइम्स ऑफ x+3। सिंपल सा तरीका, कोई ट्रिक में नहीं फंसना हमने ये दो इक्वेशंस बना ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x और y निकालना है। तो अब हमें दिमाग क्या लगाना था कि एक इक्वेशन बनाएं, एक वेरिएबल क्रिएट करें। तो हमारी मर्जी है, मान लो मेरे मन में आया कि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, वो कितनी आ गई, ये एक्सप्रेशन +7, और उसको यहाँ पे x की जगह लिख दो। उसका फ़ायदा क्या होता कि ये पूरी इक्वेशन y में बन जाती। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल एक कर लिया। सिंपली x की वैल्यू यहाँ से निकाली, वो आ गई 5 times y-7 का होल स्क्वायर +7। उसको देखो यहाँ पे इस x की जगह हमने लिख दिया। +3 देखो अलग से। अब देखो इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं करी क्रिएट। 7 + 3 10। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें विजिबल है कि देखो इसमें से और इसमें से 5 बाहर कॉमन आ सकता है। क्यों लें कॉमन, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो बाहर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमने अपनी कैलकुलेशंस को आसान करा। इसी को बाद में भी करते, अगर बाद में भी करा तो देन ऑल्सो इट्स ओके। पर ध्यान रखा करो, जहाँ पे कैलकुलेशन आसान होती हो, कुछ कॉमन आके कैंसिल होता हो, उसको करा करो। हमने 5 कॉमन लेके कैंसिल करा, हमें मिला 2 times ऑफ y-7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 बच गया। अब इसको सिंपली हमने एक्सपैंड करा। सिंपली एक्सपैंड करा, हम लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर ली। ये हमारा मेजर टास्क था इस क्वेश्चन में। जैसे ही हमने ये क्रिएट कर दिया, आगे देयर इज़ नो ट्रिक। अब इसको हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं। अब ब्रेक करें या तो सिंपल क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से, या फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का हिंट लगता होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। हमने किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 99 को। तो उसमें दिमाग लगाना होता है कि इनको 8 सब्ट्रैक्ट करके 29 चाहिए। तो अभी तो नहीं बन रहा, तो इसको और ब्रेक करें। इसको 2 × 3 × 3 × 11 करके बना लें। अब कुछ सोचें। तो अब देखो एक फैक्टर 11,
अगर एक नंबर ले लो 3 इंटू 3 इंटू 2, ये क्या बना 18। अगर 18 और 11 को ऐड करो तो कितना बनता है 29, हमें चाहिए भी 29। तो अगर इसको ब्रेक कर लेते -18y और -11y में तो बात बन जाती। देखो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या बने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। उसमें हम लोगों ने अपना माइंड लगाया कि किन दो को लें जिनको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाली स्टोरी बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो। तो हमें दिखा कि अब की बार -11y और -18y ले लो, तो उन दोनों को आपस में ऐड करने पे देखो -29y बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे +198y² ही आ रहा है। ये इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंपली थ्रू फैक्टराइजेशन इसको कंप्लीट करा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने y की वैल्यू ऑब्टेन करी, वो आ गई 11/2 या फिर 9। अब देखो जो इस क्वेश्चन में जो 11/2 है वो रिजेक्टेड है। 11/2 कितना होता है एक्चुअली 5.5। अब अगर स्वाति की एज आज अगर प्रेजेंट अगर 5.5 है तो 7 इयर्स माइनस तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, इसलिए ये रिजेक्ट हो गई। तो हमारा आंसर क्या बना y बराबर है 9 के, स्वाति की प्रेजेंट एज है 9। अब x हमें नोन था कि 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 है। y की जगह हमने 9 फिल करा, 5 4 = 20 प्लस 7, तो वरुण प्रेजेंट एज इज 27 ईयर्स। तो हमने वरुण की प्रेजेंट एज निकाल दी और स्वाति की भी प्रेजेंट एज निकाल दी। देखो जो मर्जी क्वेश्चन आए, अगर हमारा बोलने का तरीका, वेरिएबल्स डिफाइन करने का तरीका राइट है तो उसके बाद इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन में गलती कहाँ पे होती है, जब हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते, फिर हमारी टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं, उसका भी ध्यान रखना है हमने। तो ये अपने आप में कंप्लीट जगहें हैं जो कि अगर हम सही ये गैप्स अगर फिल कर लें तो हम लोग इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं, और वही ही रिक्वायरमेंट है। चलो अब इसी पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन भी अपने आप अटेम्प्ट करो, अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी मेजर काम क्या था, शुरू में क्वेश्चन को पढ़ के वेरिएबल्स को डिफाइन करना। हमें दिया हुआ था कि हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। तो अब मान लो अगर हम लोग ये शुरू में एज्यूम कर लें कि जो उसने बुक्स बाय करी वो अगर x है, शुरू में अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि जो उसने नंबर ऑफ बुक्स बाय करी वो अगर x है, तो अब हमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो उसने बाय करी उसकी कॉस्ट जो पड़ी वो 80 रुपीज़ पड़ी। पर अब इस क्वेश्चन में हमें ये भी नहीं गिवन कि एक बुक एक्चुअली कितने की है, एक बुक का प्राइस क्या है। तो अगर उसने x बुक बाय करी और अगर हम लोग मान लें कि एक बुक का प्राइस अगर y है, एक बुक का प्राइस अगर y है, एक बुक y रुपीज़ की है, तो दो बुक्स कितने की होती है 2y की। x बुक्स का प्राइस क्या पड़ता x इंटू वाई, तो x इंटू वाई हमें गिवन था इस क्वेश्चन में कि 80 है। ये बनी अपनी पहली काम की बात। अब हमें दिया हुआ है कि अगर वो नंबर ऑफ बुक्स अगर 4 और बाय कर ले, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी बाय करी गई x + 4, तो हर बुक का प्राइस अब 1 रुपये कम हो जाता। तो हर बुक का प्राइस अब क्या पड़ता y - 1, पर अभी भी टोटल जो अमाउंट स्पेंड करा गया वो सेम है। एक बुक का प्राइस y - 1, 2 बुक्स का प्राइस 2 इंटू y - 1, इतनी बुक्स का प्राइस x + 4 इंटू y - 1, हमें गिवन है कि वो भी 80 है। ये बनी अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इन दोनों बातों का यूज़ करते हुए x और y का जवाब बनाना है। एक्चुअली x निकालना है इस क्वेश्चन में, तो बस तो क्यों ना एक काम करें कि यहाँ से y निकाल लें। y कितना आया 80/x, और इसको यहाँ फिल कर दें। उसका फ़ायदा क्या होता कि हमारा वेरिएबल एक हो गया। अब ये बनी हमारे काम की बात। ये हमने इस क्वेश्चन का सबसे मेजर काम ख़त्म कर लिया। हम लोग इस क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम से कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करवा गए। ये बहुत बड़ी कंप्लीट स्टोरी है, जो मर्जी क्वेश्चन आए ऐसे बोलोगे अपने आप। वेरिएबल 2 बनाने पड़ जाए नाम, उससे बिल्कुल ना डरो। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली अल्टीमेटली वेरिएबल बस एक कर लिया क्रिएट। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड काम, अब हमने इसका एलसीएम लिया, ये बनी इक्वेशन, इनको मल्टीप्लाई करा। x² क्या बनेगा x इंटू -x -x², x बनाते हैं चलो, x इंटू 80 80x, 4 इंटू -x -4x, 80 - 4 76x। x कोफिशिएंट क्या बना, कांस्टेंट क्या बनेगा 4 इंटू 8 + 320 इक्वल टू एलसीएम लेके 80x इधर। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x² + 4x - 320 = 0। इसको फॉर्मूले से करें या फैक्टराइजेशन से करें वो हमारी मर्जी है।
तो अब की बार भी ये टर्म फैक्टराइजेशन से इजीली हो पा रही है। 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करा और x निकाल सके। अब x जो है वो नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो वो -20 तो हो नहीं सकती, तो इसलिए x का आंसर बना फाइनली 16। तो नंबर ऑफ बुक्स जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो सिंपली बन सका 16। तो देखो जो क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहले देखो, कभी भी अब जैसे अगर यही सेम क्वेश्चन बुक में अगर अलग तरीके से डिफाइंड हो तो उस लैंग्वेज से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिल्कुल ऐसे साफ साफ बोल सको। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करा हमने कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, फिर हमें दिखा कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, एक बुक की प्राइस भी यहाँ पे हमें तंग कर रही है, तो हमने उसका भी नाम रख लिया। तो इक्वेशन बनाना यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया। इस बात को भी क्लियरली नोटिस करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हमें बड़ी सी बना के दे दी जाए तो उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने हर बार क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है कि पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ पूछी गई थी, तो हम लोगों के वेरिएबल्स के नाम रखे गए। अगर हम लोग ब्रेथ का नाम अगर x रख लें, लेंथ का नाम अगर y रख लें, तो y हमें दिया हुआ है कि सिंपली x से 3 ज़्यादा है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3। लेंथ और ब्रेथ तो डिफाइन हो गई। अब हमें कहा गया कि जो इस पार्क का जो एरिया है, एरिया क्या बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई विच इज एक्चुअली x इंटू एक्स प्लस 3। हमें दिया गया कि ये जो एरिया है दिस इज 4 मोर देन द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे का आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका जो बेस है वो तो x ही है, जो हाइट है वो 12 है। तो अब एक ट्राइंगल का एरिया हमें नोन होता है, वो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते थे, वो गया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वो आ गया 6x। तो हमें दिया गया है कि इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से 4 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल का एरिया में 4 ऐड करेंगे तो वो रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। बस ये इस क्वेश्चन में मेन टास्क था। इस क्वेश्चन का सारा जो मेक और ब्रेक है वो एक्चुअली इस लैंग्वेज से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन पे आ पाना था। जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक क्रिएट कर दी, आफ्टर दैट देयर इज़ नो ट्रिक। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक, वहाँ से हम x निकाल पाए 4 और -1। अब -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो ब्रेथ है इस क्वेश्चन में, तो x कितना आ गया 4, और कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y आ गया विच इज़ 4 + 3 दैट इज़ 7 मीटर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता। तो इस क्वेश्चन में मेजर काम क्या था कि हम इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्चुअली ये था कि एक बच्चा बस यहाँ पे क्लियरली इसको कंप्लीटली इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन कर सके, एंड दैट वाज अ वेरी सिंपल, बट एक्चुअली हमने बस इसको क्रिएट करना था, ये इस क्वेश्चन का मेन टास्क था। तो x का आंसर बना 4, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी आ गई 7। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी थी। अब बिल्कुल इसी बात को सोचते हुए नेक्स्ट भी अपने आप करो। अब ये क्वेश्चन करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर्स वाज दिस मच more than the time taken while returning. तो अब the returned, if he returned at the speed of 10 kilometers per hour more than the speed while going, find the speed per hour in each direction. तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ। हमने क्या निकालनी है, स्पीड जाते समय की और वापसी की। अब अगर हम लोग जाते टाइम की स्पीड को अगर x मान लें तो वापसी की स्पीड अपने आप ही उससे 10 ज़्यादा, मतलब x + 10 हो गई। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया द टाइम टेकन बाय अ पर्सन। तो अब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो उसको जाते टाइम एक्चुअली कितना लगा, सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड 150 अपॉन x, ये उसको टाइम लगा जो वो जाते टाइम उसने लगाया। वापसी उसको टाइम कितना लगा, उसकी स्पीड रिटर्निंग के टाइम पे उसकी स्पीड है x + 10 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसको टाइम लगेगा सिमिलरली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हमें दिया गया कि जाते टाइम का जो टाइम है वो 5/2 किलोमीटर्स 5/2 आवर्स ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द टाइम ऑफ रिटर्निंग। तो ये टाइम माइनस ये टाइम का आंसर होना चाहिए 5/2। तो इस क्वेश्चन में देखो प्रोसीड कैसे करते। लैंग्वेज अब की बार पहले से डिफरेंट थी। इट डजंट मीन्स कि ये क्वेश्चन पहले से टफ हो गया। हर बार क्वेश्चन में बढ़ने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। हमने पहले ढूंढना है कि पूछा क्या गया है, वहाँ से वेरिएबल डिफाइन करके फिर लैंग्वेज को बनाना शुरू करना है। अपने आप बनेगी जो मर्जी क्वेश्चन हो,
बस इस प्रोसेस को पकड़ना शुरू करो। अब इसके बाद जो टास्क है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम तो कर ली, अब हमारा काम क्या है, इस फ्रेम्ड इक्वेशन को सॉल्व करना। उसके लिए हम लोगों ने हर बार की तरह एलसीएम लिया, हमें टर्म मिल गई 1500 अपॉन दिस मच इज इक्वल टू वो। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमें मिल गया 5x² माइनस 250x। देखो अब इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, फाइनली इक्वेशन क्या बनी थी, वो आ गई थी 5x² 50x माइनस 300 प्लस 300x विच विल गिव अस, ये दोनों कैंसिल, वो आ गया सिंपली प्लस 50x और यहाँ से हम लोग को मिल गया माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें दिखा कि इन तीनों में से 5 बाहर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेना है, क्यों, हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे कॉमन लेके 5 कॉमन लेके 0 के साथ ले गए, ये बनी हमारी इक्वेशन x² प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब ये क्लियरली फैक्टराइज हो पा रहा है 10x 30x माइनस 20x, वहाँ से x की वैल्यू अब ईजिली आ सकी कि 20 है। x की वैल्यू माइनस 30 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो x कितना आया 20, जो उसकी जाते समय स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर्स पर आवर, वापसी स्पीड हो गई उससे 10 ज़्यादा दैट इज 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर एक बार हमें समझ में आ जाए ना, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है कि जो मर्जी क्वेश्चन दो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। वही स्टेज आना ही एक्चुअली मेन रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन में वंस अगेन देयर वाज नो ट्रिक, लैंग्वेज चेंज हुई पर हमारा बेसिक लॉजिक चेंज नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। हमें ना क्वेश्चन में बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई होगी, वो हमारे माइंड को ना बिल्कुल कंफ्यूजन में लेके जाती है कि क्या दिया गया है, नया सा क्वेश्चन आ गया है, एरोप्लेन है, पैसेंजर लेट हो गया और दुनिया भर की बातें। पर सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करते हैं कि पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, तो हमने उसका नाम रख लिया x। अब लैंग्वेज को पकड़ा, हमें दिया गया है कि अ पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट, द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक एट द एयरपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट, ड्यू टू दिस द प्लेन गॉट डिलेड बाय हाफ एन आवर। मतलब प्लेन को टाइम हाफ एन आवर, यहाँ पे टाइम प्लेन का मिस हो गया। टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर्स अवे इन टाइम so that the passengers could catch the connecting flight, the speed of the plane was increased by this much। पहले स्पीड ऑफ प्लेन अगर x है तो बढ़ा के कितनी हो जाएगी x प्लस 250। तो अब प्लेन को शुरू में टाइम कितना लगता, वो लगता डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1500 अपॉन x। अब क्या हुआ कि अगर प्लेन की स्पीड जब हमने बढ़ा दी x प्लस 250 कर दी, तो अब प्लेन को टाइम कितना लगा, सिंपली 1500 अपॉन नई वाली स्पीड 1500 अपॉन x प्लस 250, हमने वो भी क्रिएट कर ली एक्सप्रेशन। अब हमें दिया गया है कि जो नया टाइम लगा वो पिछले वाले टाइम से हाफ एन आवर कम है, तभी तो सेम टाइम पे प्लेन पहुंच पाया। तो इसका मतलब जो पहले जो टाइम यूजुअली लगना था उसमें से अगर हाफ एन आवर कम कर लें तो ये बढ़ी हुई स्पीड पे एक्चुअली ये टाइम लगा। ये इस क्वेश्चन का मेन स्टेप था, ये इस क्वेश्चन का मेन स्टेप था। हम लोगों ने जैसे ही ये इक्वेशन क्रिएट कर दी, आफ्टर दैट एक्चुअली देयर वाज नो ट्रिक। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल से पैटर्न का क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और हम इस इक्वेशन तक पहुँच सके। इक्वेशन तक पहुँचे, अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब देखो फैक्टराइज करने में सिंपली इसको ब्रेक करा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो दो फैक्टर्स बन पा रहे हैं 1000 और 750। तो अब इसका फैक्टराइजेशन सिंपल सा था, वहाँ से x की वैल्यू आ गई 750, जो माइनस 1000 आई वो हमने रिजेक्ट कर दी। तो प्लेन की स्पीड शुरू में उस मोमेंट कितनी थी 750 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी। तो इन क्वेश्चंस में काम ही यही है कि इसको कॉम्प्रीहेंड कैसे कर पाएँ। तो वो कॉम्प्रीहेंड करने का तरीका है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमारा तरीका चेंज नहीं होगा। हम लोगों ने मेथड बनाया कि सबसे पहले ये पढ़ा करेंगे कि पूछा क्या गया है, वहाँ से उसके वेरिएबल का नाम रखेंगे और फिर अपना फ्लो बनाएंगे। दिस इज़ टू बी लर्नड। जो हमारे समझने का पॉइंट है वो एक्चुअली ये है। जब ये समझ में आ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को अटैक कर पाते हैं, वही मेजर रिक्वायरमेंट है। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करे। अब ना जो क्वेश्चंस आज भी करे अब इनको रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में भी अभी इसी पे क्वेश्चंस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, अपने आप को और कॉन्फिडेंट करेंगे। फिर जब असाइनमेंट के क्वेश्चंस करोगे अटेम्प्ट तो उनको अटैक कर पाओगे। बिल्कुल इसको गेम की तरह लो, कोई ट्रिक नहीं है। हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली, क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ढूंढेंगे कि पूछा क्या गया है, फिर वेरिएबल के नाम रखेंगे, फिर अपनी इक्वेशन बनाएंगे। लोग कहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे कर जाते हैं कि वो
क्वेश्चन की बहुत सारी टर्म्स को देख के कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो हमने वैसे काम नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली चलो, फिर कोई भी क्वेश्चन हमारा होना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल आर्टिकल है ये भी। अब बस चलो, जो हमने अभी आज वाली क्लास में करा उसको थॉरली रिवाइज करके आओ।